नायब सिंह सैनी आज बजट पेश करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे वो बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के तौर पर विधानसभा में रखेंगे बजट और बजट से पहले सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। चर्चा पर चलेंगे। अब सीधे रुख करेंगे वीरेंद्र सोनी जी का। वीरेंद्र सोनी जी, इस बार बजट को लेकर नायब सिंह सैनी ने काफी तैयारियां की हैं, काफी जद्दोजहद की है। तमाम वो जिलों में गए हैं और वहां के व्यापारियों से बातचीत की है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार AI चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, उससे भी सुझाव लिए गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से अभी महेश जी कह रहे थे कि विपक्ष की एक पंचलाइन होती है कि बजट जो आया है वो निराशाजनक था, तो इस पंचलाइन को कितना मात देगा इस बार का बजट? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे। अब उनके बजट भाषण में क्या क्या होगा ये तो अभी उनके पिटारे में है, लेकिन बजट भाषण कितना लंबा होगा? देखिए, पिछली बार भी उनका बजट भाषण काफी लंबा था। क्या ये भाषण उबाऊ होगा? क्या इसकी विपक्ष में इसकी रुचि होगी? देखिए, विपक्ष का तो काम है सरकार अपनी तरफ से किसी भी तरह का कितने भी प्रयोग कर ले, कितना भी अच्छा बजट ले आए, तो विपक्ष को उसमें खामी नजर आती है। विपक्ष कभी भी उसमें जो अच्छा पहलू होता है उसको ढूंढने का प्रयास ही नहीं करता, वो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो इस बार भी स्थिति तो वैसी रहने वाली है। लेकिन जिस तरह जो मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकाल में परंपरा शुरू की थी कि वह उन्होंने हर वर्ग से सुझाव मांगे थे, उन सुझावों को अपने बजट में शामिल किया था। उसमें विपक्ष के कई विधायक थे, उनके भी सुझावों को शामिल किया गया था और उन्होंने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख भी किया था कि अमुक विधायक ने अमुक सुझाव दिया था जिसको शामिल किया गया है या जिसे नहीं शामिल किया गया, तो उसका भी उन्होंने उल्लेख किया था। तो इस बार के बजट में वो भी नायब सिंह सैनी ने उसी परंपरा को जारी रखा है। बहुत सुझाव लिए गए हैं, लेकिन कितने सुझावों को शामिल किया जाएगा ये तो बाद में अभी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन लोगों ने बड़े उत्साह से सुझाव दिए हैं। ये सुझाव कितने व्यवहारिक हैं, कितने अव्यवहारिक हैं, ये तो सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करेगा। लेकिन विपक्ष जो है वो विपक्ष सरकार की कमजोरियों को उजागर करता है और उसका काम भी है कि वो सरकार की जो नाकामियां हैं, जो सरकार की विफलताएं हैं, तो उसकी ओर ध्यान आकर्षित करे। तो विपक्ष बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें खामियां ढूंढेगा। भाई, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि बजट के लिए जो जिज्ञासा पहले हुआ करती थी, GST लागू होने के बाद उसमें उतनी जिज्ञासा नहीं रहती है। अब तो सिर्फ ये जो है जिज्ञासा रहती है कि किस क्षेत्र को कितनी राशि मिली, क्या कोई नई योजना आई। अगर कोई नई योजना आ रही है तो व्यक्तिगत जीवन में मेरा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे जीवन में क्या सकारात्मक पहलू रहेगा, ये सबकी चर्चा का विषय रहता है। उद्योग क्षेत्र को बहुत उम्मीदें रहती हैं, भाई सरकार कोई नई स्कीम लेके आती है, कोई कंट्रोल एरिया में परिवर्तन करने की योजना लाती है, या आवास क्षेत्र के अंदर जब कोई जो नई योजना आती है या नया संशोधन आता है तो उस पर भी लोगों की जो निगाह रहती है। देखिए, सरकार ने हाउसिंग के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई हुई हैं, लेकिन समय समय पर उन पर संशोधन भी होता रहता है। तो कुल मिला के कृषि क्षेत्र में क्या ट्यूबवेलों को कनेक्शन के लिए क्या प्राथमिकता मिलेगी, उनके लिए क्या नई योजनाएं आएंगी, तो सब्सिडी की बात भी है। तो लोगों को इस पर तो जरूर जो है नजर रहती है। लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष सरकार की खामियों को ढूंढता है। पिछली बार बजट अनुमान कितना था, कितना लक्ष्य पूरा हुआ, लक्ष्य में कहां कमी रही, जब बजट पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है सरकार की जो कमियां हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसमें क्या चूक रही और उसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं, तो सरकार की खिंचाई तो करेगा ही। लेकिन विपक्ष अपनी ओर से कोई सकारात्मक सुझाव अब देगा उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बजट का तो एक तरह से सरकार का ही एक रोड मैप होता है। सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, और सरकार अभी कोई चुनाव तो है नहीं। भाई, लोकप्रिय बजट तो होगा, हर सरकार दावा करती है अब टैक्स रहित बजट होता है, अब कोई GST लागू होने के बाद कोई टैक्स की कोई बात नहीं रहती है। तो विपक्ष जो है वो ठीक है कि इसके अंदर सरकार की आलोचना करेगा, उसको अवसर मिलता है सरकार की नीतियों पर प्रहार करने का। लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने रोड मैप के अनुसार चलता है, जो अपने संकल्प पत्र में वायदे किए थे उनको पूरा करने के लिए सरकार किस दिशा में अग्रसर होती है, क्योंकि सरकार के पास अभी समय है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है।
तो ऐसे में अपने कार्यकाल के लिए जो आगे बढ़ना है, जो संकल्प पत्र में वायदे किए गए थे, तो वो उसकी एक झलक मिलती है। बजट के अंदर ये दिखाई देता है कि सरकार ने अपने जो संकल्प पत्र के जो वायदे थे, जो संकल्प थे, उनको पूरा करने के लिए क्या रणनीति अपना रही है और आगे आने वाले समय में इसकी प्राथमिकता भी तय होगी। अब जो अपराध है वो काफी बढ़ गए हैं, गृह क्षेत्र को बहुत ज्यादा, होम डिपार्टमेंट को काफी जो है टास्क फोर्स भी बनानी है आतंकवाद के विरुद्ध, क्योंकि देखिए नई नई चुनौतियां आ रही हैं। तो कानून व्यवस्था के लिए सरकार बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो इस क्षेत्र के अंदर सरकार क्या नए आधुनिक उपकरण लगाएगी, क्या नए पुलिस को मजबूत तंत्र बनाने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये कई तरह की चुनौतियां हैं। तो ये है कि सरकार के जो प्राथमिकताएं हैं उन पर सरकार अपनी नजर रखेगी और विपक्ष उनकी खामियों को ढूंढेगा। और विपक्ष के नाते देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकाल में क्या करते रहे हैं, ये सत्तारूढ़ दल जो है उसको निशाना बनाता है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है क्योंकि उनके कार्यकाल में, क्योंकि 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार अपनी उपलब्धियों से ज्यादा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस के अन्य समय में जो गलतियां हुई हैं, जो या लक्ष्य से पीछे रहे हैं, उनके कार्यकाल में क्या होता रहा है, तो जो सत्तारूढ़ दल है वो उस पर फोकस करता है। और विपक्ष जो है वर्तमान की ओर देखते हुए और क्या भविष्य का रोड मैप होता है, ये आज के बजट में झलकेगा कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। विपक्ष तो आलोचना करेगा ही, क्योंकि विपक्ष का काम है, और वो सरकार की नाकामियों को उजागर करेगा। तो कुल मिला के बजट पर जो भी प्रतिक्रिया होगी वो हर दल की अपनी ढंग से उनको, क्योंकि हर एक को अपने ढंग का बजट नजर आता है। विपक्ष उसमें उसको सभी जिसमें खामियां नजर आएंगी, और सत्तारूढ़ दल को ये बजट जो है लोक लुभावन, विकास परक और ये स्वागत योग्य उनको बताया जाएगा। बिल्कुल। देवेंद्र जी, जिस तरीके से इस बजट से पहले सुझाव लिए गए थे, तो स्वास्थ्य क्षेत्र से भी सुझाव लिए गए थे। ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा बजट में? देखिए सत्यम, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री आयुष्मान जो योजना है, जिसके तहत गरीब लोगों का इलाज होता है, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, पढ़ा भी है मीडिया रिपोर्ट्स में कि गरीब लोग जो इलाज नहीं करा सकते थे, घुटते रहते थे, पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन अब अस्पताल वाले वही इलाज उनको करके दे रहे हैं। मेरे को लगता है पूरे देश की बात करें तो करोड़ों लोगों को इस प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का फायदा मिला होगा, और राज्यों में भी मिल रहा है। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष ये सामने आ रहा है कि इस इलाज की आड़ में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बहुत ज्यादा पैसे, सरकार से पैसे भी हड़पे जा रहे हैं मिलजुल कर। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई है। सरकार अब कुछ सख्ती कर रही है, तो अस्पताल संचालक रिएक्शन कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करें, अगर सरकार ऐसा करेगी तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा। तो स्वास्थ्य, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो बड़े सेक्टर हैं जो सोशल लाइबिलिटी होती है, सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक प्रतिबद्धता। आप कोई भी राज्य सरकार का बजट देख लीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर सरकार को खर्च करना होता है, आमदन कुछ नहीं होती। क्योंकि शिक्षा, सरकारी स्कूल होते हैं। आपको एक तस्वीर बताता हूं सत्यम, पिछला जो बजट था 25-26 का हरियाणा सरकार का, नायब सिंह सैनी ने पेश किया था बजट, 2,05,000 करोड़ का बजट आया था। उसमें मुख्यमंत्री के पास जो विभाग थे उनको करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया उनके लिए था, जो 10-12 महकमे खुद मुख्यमंत्री के थे। शिक्षा के लिए 25,000 करोड़ आवंटित हुआ था पिछले बजट में, 25,000 करोड़। और इन दिनों की बात करूं, मीडिया में आ रहा है कि स्कूलों में अब भी जो 10वीं की परीक्षाएं हुई है, मैं परसों एक रिपोर्ट पढ़ा था कि टाट पट्टी पर बच्चों को परीक्षा देनी पड़ी, बेंच नहीं थे, और कुछ जगह तो ठंडे फर्श पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ी। परसों की रिपोर्ट है। 25,000 करोड़ शिक्षा विभाग को आवंटित हुआ था। आज भी स्थिति है कि देखिए शौचालय की बात हो, लड़कियों के लिए खास तौर पे, अब तो हाई कोर्ट का भी एक मैंने डिसीजन पढ़ा है, सरकार को आदेश है कि जहां लड़कियां हैं, लड़कियों के अलग शौचालय बनाए जाए। शौचालयों की स्थिति ठीक नहीं है, साफ पानी पीने का नहीं है, बेंच नहीं है, जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता है, परीक्षा ठंडे फर्श पर, परसों की रिपोर्ट है, या टाट पट्टी पर। आप देखिए 25,000 करोड़ आया था पिछले साल, तो वो खर्च कहां पे कितना हुआ है, अगर हुआ तो उसका नतीजा सामने होता। तो पैसे का आवंटन ही नहीं होता, वो पैसा खर्च हो, सही तरीके से खर्च हो, जमीन पर लगा हुआ नजर आए। आपको एक बात सत्यम और बताता हूं, मुख्यमंत्री के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम, बजट तो साल में एक बार होता है, उसकी एक्सरसाइज भी लगाएं तो 1 महीना होती है, लेकिन फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत बड़ा काम है।
सरकारें जिस तरीके से फ्री स्कीमें चला रही हैं, ये ले लो फ्री, ये ले लो, ये फ्री देंगे, वोट चाहिए, सरकारें बनानी है, कोई भी हो, हरियाणा की बात नहीं है। तो खाली वित्त मंत्री का काम बजट पेश करना नहीं है, फाइनेंस मैनेजमेंट भी है। जिस तरीके लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है, हजारों करोड़ का खर्चा बढ़ गया, पेंशन बढ़ाई है, वो खर्चा बढ़ गया। अब कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग करे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा के सरकार को भी पीछे माना गया था, सरकार ने घोषणा की थी 8वां वेतन आयोग लागू करेंगे। अब वो लागू करेंगे, हजारों करोड़ रुपया वहां भी चाहिए आपको। फ्री की स्कीमें चल रही है, अनाज फ्री, राशन फ्री, शिक्षा फ्री। तो ये सरकारों पर देखिए बोझ जो है वो सरकारी खजाने पर पड़ता है। एक रिपोर्ट का हवाला दूंगा आपको, पीछे एक रिपोर्ट आई कि राज्य सरकारें सभी जितनी रेवेन्यू, जितना कलेक्शन होता है, राजस्व है, उसका 80% तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। जो पेंशनर है, लाखों की तादाद है जो नौकरियां कर चुके हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन इस बार का बजट को लेकर काफी उम्मीदें जरूर हैं जनता की। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बजट में जो उम्मीदें जनता ने लगाई हैं, उन उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरता है, क्योंकि पहली बार AI चैट बॉक्स से भी सुझाव लिए गए हैं और यह माना जा रहा है इस बार की 4 से 5 हजार सुझाव इस बजट में रखे जा सकते हैं।